जी, Bismillahirrahmanirrahim. So today we start the last lecture of international relations part 1. That is about international political institutions. तो यूजुअली हम जो डेली एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं. आज जो हमने जनरलाइज्ड क्लास रखा है तो उसमें एमसीक्यूज इस वजह से मैंने आपसे शेयर नहीं किए थे. तो जो हमारा पूरा प्लान था तकरीबन ये यहाँ पे पूरा हो रहा है, मतलब लेक्चर सीरीज. उसके बाद बाकी ये जो है ग्रांड मॉक एग्जाम जो हमारा था एमसीक्यूज बेस्ड वो रहता है, ठीक है, और रिटन मॉक एग्जाम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो ये बिल्कुल हम उसी तरीके से लेंगे जिस तरीके से हम बाकी वो जो कर रहे थे, मतलब CSS के पैटर्न पे करेंगे, ठीक है. तो उसकी चेकिंग भी वो आपके सामने जो मैंने की थी तो उस हिसाब से करेंगे. बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो पूरे हो चुके हैं हमारे, ठीक. और एक मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि थ्योरी ऑफ रीजनलिज्म, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा. वो जब हम आपकी टेस्ट हो जाएंगी तो आपके साथ वो उसमें जब हम रखेंगे चेक करने वाला सेशन, तो उसमें मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लूँगा, ठीक है. वो तकरीबन 5-10 मिनट का टॉपिक है. आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो मैंने सोचा अगर इसमें रखेंगे तो ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, ठीक. तो आज हम क्या करेंगे कि जो हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें यूनाइटेड नेशंस आ गई, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ गया, या उसमें वर्ल्ड बैंक आ गया, या IMF आ गया, तो हम इनको क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो हमारे जो डिस्कशन का मयार होगा वो पेपर ओरिएंटेड होगा और बाकी पेपर के बयान भी होगा, जो हमारी काम वाली चीज़ें हैं जो हमारे अंडरस्टैंड करने के वो लायक है. तो आई होप कि आपको स्लाइड्स नज़र आती होंगी, ठीक है. तो हम शुरू करते हैं यूनाइटेड नेशंस से. तो यूनाइटेड नेशंस एक लफ्ज से ही फील होता है कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये कि इसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट्स हैं स्टेट्स की उनकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. और ये सिंपल इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि ये अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर को इसको बनाया गया था. इसका जो अगर हम मकसद देखें कि इसका मकसद क्या था, अब वर्ल्ड वार 1 हुई तो लीग ऑफ नेशन बनी, वर्ल्ड वार 2 हुई तो उसी लीग ऑफ नेशन को रिवैम्प करके वो मकसद हुई था, ठीक है. पर उसको इन अ बेटर वे हम इस्टेब्लिश कर सकें और उसको डिफरेंट नाम दिया क्योंकि वो फेल हो चुकी थी कि टू इंश्योर अ न्यू एंड फ्रेश कमिटमेंट टुवर्ड्स अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. बाकी लीग ऑफ नेशंस का वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही उसके जो बजट थे, वही जो उसके पैसे थे उस वक्त, वही इसने जो है यूनाइटेड नेशंस ने क्या किए, इनहेरिट किए. तो इसका मकसद यही था कि टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसमें ये इंटरनेशनल पीस पे आ जाता है, टू डिस्करेज वार पे आ जाता है, ठीक है, और टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल नेगोशिएशंस, दैट इज द डिप्लोमेसी. तो मतलब टू प्रमोट मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, ये यूनाइटेड नेशंस का कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे एक बैठक हो, जैसे एक गांव में बैठक होती है वही कॉन्सेप्ट है, बट फॉर्मलाइज्ड वन, के बैठक को जहाँ पे सब स्टेट्स आए अपने मसलों को डिस्कस करें, जो कॉमन इश्यूज हैं उनके ऊपर बैठ के उन एक एजेंडा बनाएं, फ्यूचर एजेंडा उसको सॉल्व करने के लिए, और जो आपस में उनके मामलात हैं उनको भी जो ग्लोबल मतलब प्रॉब्लम्स की शक्ल ले रहे हैं वो ग्लोबल पीस एंड ग्लोबल जो है वार के तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उनको बाकी स्टेट्स मिलके वो क्या करें, रिजॉल्व करें. तो मैंने आपको बात बताया था कि जब हमने डिप्लोमेसी की थी कि मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी पढ़ी थी, तो यूनाइटेड नेशंस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, ठीक है. यहाँ पे कंट्रीज क्या करते हैं, यहाँ पे भी शटल डिप्लोमेसी होती है. कैसे, दो कंट्रीज के बीच में एक तीसरा कंट्रीज आता है वो सुलह करवाता है, जो हमने डिप्लोमेसी में पढ़ा था, ठीक है. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो लीग ऑफ नेशन था वो इनइफेक्टिव हो चुका था, उसको रिप्लेस करना लाजिम था, ठीक है. जहन में ये पॉइंट आ सकती है कि इसको रिवैम्प करते तो वही पुराना नाम हो जाता. वो ये इन्होंने नाम इसीलिए चेंज किया कि टू शो अ फ्रेश कमिटमेंट एंड टू शो अ फ्रेश रिजॉल्व टुवर्ड्स अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ताकि ये जो सेकंड वर्ल्ड वार बनी, ठीक है, उस जैसा या वर्ल्ड वार 1 जैसा या वर्ल्ड वार 2 जैसा कोई भी अगेन वर्ल्ड वार 3 के नाम पे कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो, ठीक है. इसका मकसद यही था.
तो एट इट्स फाउंडिंग द यूनाइटेड नेशंस जब ये बनी तो आपको पता होना चाहिए कि इसके 51 मेंबर स्टेट्स थे, ठीक है। नाउ तकरीबन इसके 193 मेंबर स्टेट्स हैं, वही कंट्रीज हैं, ठीक है, छोटी मोटी स्टेट्स पर अलग हैं, ठीक है। जो इसमें के मेंबर नहीं है वो उनका जो स्टेटस है वो ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 193 मेंबर स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, इतनी बड़ी एनुअल रिप्रेजेंटेशन है इसकी कि जब इनका जनरल असेंबली का इजलास होता है, ठीक। तो आप देखें कि ये क्या करता है कि कोऑपरेशन को, जाहिर सी बात है एक बैठक में जब सब लोग आएंगे तो ज्यादातर चांसेस हैं कि कोऑपरेशन हो, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया वो मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी में बनाया गया, और इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन बनाई गई कि इसको वॉलंटरी और असेस्ड कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कि एक कंट्रीज के ऊपर ये वो फार्मूला लगाया गया कि ये कंट्रीज इतना इतना करेंगे, वो असेस्ड है, वो देना पड़ेगा। और दूसरा है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मेंबर स्टेट्स, ठीक है। वो ज्यादातर आपको पता है कि वही वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जो डेवलप्ड हो, जिनके पास दौलत हो, वगैरह वगैरह। तो इसकी अगर आप लैंग्वेजेस में जाएं तो तकरीबन आपको 6 लैंग्वेजेस ऑफिशियल मिलेंगी, ठीक है। एक अरबिक, इंग्लिश तो है ही है, ठीक है। तो उसके अलावा आपको अरबिक में मिलेगी, चाइनीज में मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा फ्रेंच मिलेगी, रशियन मिलेगी और स्पेनिश मिलेगी, ठीक है। तो अब हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर को देखें, जाहिर सी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उसका मकसद है, तो उस मकसद का इन्होंने क्या कर दिया, उस मकसद को एक रिटन फॉर्म में लिख लिया कि हमारा मकसद है, ये हमारा चार्टर है, हम इसको क्या करेंगे, हमेशा बुलंद रखेंगे और इसके मुताबिक एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, आगे चलाते जाएंगे, ठीक है। जब भी कोई मसला होगा, जब भी कोई मतलब प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन होगा, तो ये चार्टर हमें क्या करेगा, गाइड करेगा। चार्टर इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इस चार्टर ने, ये हकीकत में ट्रीटी है, और इस ट्रीटी के थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनी, और इसको नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और ये सेम फ्रांसिस्को में साइन हुआ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। उसके बाद ये 24 अक्टूबर 1945, अब ये साइन इस दिन पे होता है और इन्फोर्समेंट इसकी इस डेट पे होती है, ठीक है। तो जिनका इंटरनेशनल लॉ है उनको पता है कि साइन करने में, रेटिफाई करने में और इन्फोर्समेंट का एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। तो टू टेक इफेक्टिव पर्पस इसका ये था, तो टू टेक इफेक्टिव कलेक्टिव मेजर्स, ठीक है। मतलब ये कि इफेक्टिव मेजर्स बट वो कलेक्टिव इन नेचर, सारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो हैं मिलके वो कलेक्टिव मेजर्स लें, ठीक है, डिस्कशन करके। उनका पर्पस क्या होगा, प्रिवेंशन एंड रिमूवल ऑफ थ्रेट्स टू द वर्ल्ड पीस। जो वर्ल्ड पीस है उसको, जो जितनी भी थ्रेट्स हैं, ठीक है, उस थ्रेट्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है, और टू प्रमोट अ पीस अराउंड द वर्ल्ड, उसके लिए क्या करेंगे, ये नॉट ओनली इफेक्टिव मेजर बट इफेक्टिव कलेक्टिव मेजर्स, जिसपे सबका एग्रीमेंट होगा। और ये क्या करेंगे कि ये डेवलप करेंगे फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस, और उनमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल। सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्चुअली क्या होती है कि यू हैव अ राइट टू गवर्न योरसेल्फ, जो हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था, सॉवरेन इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट था कि आप इंडिपेंडेंट हो अपने कंडक्ट ऑफ योर रिलेशंस इन द कमिटी ऑफ नेशंस। आप अपने रिलेशंस को अपने इंडिपेंडेंस के साथ क्या कर सकते हैं, वो प्रोमोट कर सकते हैं, ठीक। ऑल स्टेट्स आर सॉवरेन इक्वल, मतलब ऑल स्टेट्स आर इक्वल इन प्रोमोटिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन उन प्रॉब्लम्स पे लेके आएंगे, ठीक है, जहाँ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन करेक्टर, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब आपके यहाँ, आपके कंट्री में फ्लड आई है तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, ठीक है, वो फील्ड में निकले हुए हैं, यूनिसेफ वाले फील्ड में निकले हुए हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस निकले हुए हैं जो आपके बच्चों के प्रॉब्लम से यूनिसेफ उनको देख रही है, एग्रीकल्चर और फूड के जो प्रॉब्लम से FAO उनको देख रही है, जो बाकी रिलेटेड, तो मतलब वो है तो यूनाइटेड नेशंस के ही, ठीक है।
तो मतलब वो अपने अपने गोल को, वो जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके पीछे निकली ताकि उनपे एक कलेक्टिव इफेक्टिव मेजर्स लेके उनको रिजॉल्व किया जाए, ये उनका पर्पस था। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल फॉर मोस्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी टू डिस्करेज एनी वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इन नियर फ्यूचर, और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, जैसे यूगोस्लाविया में या रवांडा में या बर्मा में, नियर जो बंगाल में लोग आ रहे थे बर्मी मुसलमान भाग के, या वीगर में ये जो चाइना वाला इशू, जहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, कुर्सी तुस्ती वाला जो है, तुर्सी वाला, या कहीं पे भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, उसको क्या करेगी, ये सॉल्व करने की कोशिश करेगी, ठीक है। फोर्सिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोशिश करेगी कि वहां पे सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्ट हो। अब जैसे यूनिसेफ वालों का मैंने एग्जांपल दिया, वो क्या करेंगे, वो लोन्स देंगे इनको, ठीक है। आईएमएफ वाले जैसे लोन्स देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड बैंक लेके आती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये चीज होती है, ठीक। और उसके अलावा डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस, ठीक है, अमंग वर्ल्ड नेशंस, ये जितनी भी नेशंस हैं उनमें क्या करेंगे, ये फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट, ताकि ये बैठें और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। और ह्यूमैनिटेरियन एड इन केस ऑफ फेमाइन, नेचुरल डिजास्टर और आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। जब हमने एक लेक्चर में ये पढ़ा कि इराक ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया, तो यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास हुई कि इराक क्या करे, अपनी फोर्सेस को हटाए। तो इराक ने वो फोर्सेस को नहीं हटाया, तो ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग स्टार्ट की गई इन द लीडरशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, के कुवैत को जो फोर्सेस हैं इराक की, उससे आज़ाद कराया जाए। तो ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी, ताकि वर्ल्ड पीस इंश्योर किया। अब ह्यूमैनिटेरियन, अगर वहां पे कोई मसला है तो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाए, ठीक है। जैसे कतर में इशू हो रहा था जब उनका बाइकाट हुआ था, बाकी जो गल्फ कंट्रीज ने किया था, तो ह्यूमैनिटेरियन एड का, ये यमन में अभी वार चल रही थी, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड ड्यू टू द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, नेचुरल, आपने कोविड-19 के थ्रू देखा कि वो एक तो फेमाइन है ना, अब नेचुरल डिजास्टर आया है, पाकिस्तान में फ्लड आया है, दूसरी दुनिया में भी आता है, तो क्या रेड क्रिसेंट बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करते हैं। 2005 में यहाँ पे जिलजिला आया था, तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस आई थी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यूएन का भी यही ऑब्जेक्टिव कि जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी नेचर, इकोनॉमिक, कल्चर एंड सोशल, क्लाइमेट प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी भी एंगल में आप ले आए, ठीक, किसी भी स्फीयर में ले आए, है तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम, उससे लाइफ, अब ये फ्लड भी आपके पास क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ लोग कह रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम्स में क्या है ये, इसीलिए इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये शेयर्ड गोल्स हैं 70, जो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे 2015 ऑनवर्ड्स 2030 तक इन्होंने एसडीजीज बनाए कि ये शेयर्ड गोल्स हैं, इनको अचीव करना है, ठीक है। तो ये ऑल मेंबर, इन इसका जो प्रिंसिपल है जिस पे ये बनाई गई है, ठीक है, ये कहता है कि कोई भी स्टेट दूसरे से ज्यादा रुतबे वाली नहीं है, ऑल मेंबर स्टेट्स हैव सॉवरेन इक्वलिटी, मतलब हर स्टेट अपनी सॉवरेनिटी में इक्वल है, कोई स्टेट उसके ऊपर नहीं है, इंटरफियर नहीं कर सकती एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस स्टेट्स करते हैं ड्यू टू देयर पावर, ठीक, बट as per law, interference is not acceptable because all states are sovereign equal. They are independent in conducting their international relations, ठीक है, and promoting their national interests. और ये जितनी भी स्टेट्स हैं वो क्या करेंगी, और ये प्रोमोट करने की, ये चार्टर को ओबे करेंगी, जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है उसको ओबे करने की कोशिश करेंगी, और उसके साथ साथ ये कोशिश करेंगे जितने भी डिफरेंसेस हैं, इश्यूज हैं, उनको ये पीसफुल मींस के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये जो यूज ऑफ फोर्स एंड थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स, ठीक है, जितने भी हैं उनको क्या करेगी, डिस्करेज करेगी, ठीक है। आर्टिकल 2(4) हमने आर्टिकल 5(1) ये थ्रेट ऑफ फोर्स एंड कलेक्टिव डिफेंस में हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा है। यूएन में नॉट इंटरफियर इन डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री। अब ये इंडिया कहता है कि कश्मीर हमारा डोमेस्टिक इशू है, आप इंटरफियर ना करें, ये इस बुनियाद पे कहता है। हम कहते हैं ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, ये बायलैटरल इशू है, ह्यूमैनिटेरियन इशू है, ये आपका डोमेस्टिक इशू नहीं है।
तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया कौन से पॉइंट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। कंट्रीज शुड ट्राई टू असिस्ट द यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। अब यूनाइटेड नेशंस ने तो रेजोल्यूशन पास की कि इराक कुवैत से निकल जाए, अब वो नहीं निकल रहा, तो अब यूनाइटेड नेशंस के रेट को चैलेंज कर रहा है, तो उसकी रेट को एस्टेब्लिश करने के लिए बाकी स्टेट्स कंट्रीब्यूट करेंगी, उसकी फोर्सेस बनेगी पीस कीपिंग फोर्स, ताकि वो पीस इंश्योर करा सके, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ताकि वर्ल्ड पीस को कोई भी थ्रेट ना हो। अब कुवैत पे क्या है, तो कुवैत के रेस्क्यू में कोई और आएगा, इराक के रेस्क्यू में कोई और आएगा, फिर इससे वर्ल्ड वार बनती जाएगी, ठीक है, टू डिस्करेज दैट डोमिनो इफेक्ट ऑफ वार, ठीक है, इसीलिए ये यूनाइटेड नेशंस में पीस कीपिंग एंड ये फोर्सेस बनाएंगी। जैसे आर्टिकल 24 है, ये कहता है कि थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट और इन एनी अदर मैनर इनकंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो मतलब ये सिंपल कि आप फोर्स का यूज नहीं कर सकते या उसकी धमकी भी नहीं दे सकते, वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट हो, ये आपने रेफरेंसेस देने हैं तभी आपको मार्क्स मिलेंगी, ठीक है, बहुत मशहूर आर्टिकल है। अब हम आते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ, अगर हम देखें कि देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कौन से हैं? एक तो सबसे जो सुप्रीम है वो है जनरल असेंबली, जिसमें सबकी रिप्रेजेंटेशन, ऑल मेंबर स्टेट्स आर द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेंबरशिप। द सेक्रेटेरिएट वो क्या करती है? क्लरिकल फंक्शन करती है, ठीक है, डे टू डे अफेयर्स की, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए, इजलास बनाने के लिए जो क्लरिकल वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो सेक्रेटेरिएट ये हर जगह करती है। और सिक्योरिटी काउंसिल, वी ऑल आर अवेयर ऑफ द पावर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, परमानेंट मेंबर्स की कोई इलेक्शन नहीं, और उसमें कौन कौन से हैं वो आगे हम देखते हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर्स का क्या है वो भी आगे आता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमने एक कोर्ट बनाई है, ये वो नहीं है कि सोमोटो नोटिस ले, ठीक, इसके पावर्स लिमिटेड है, जब तक स्टेट्स खुद इसके पास रेफर नहीं करेंगी तब तक ये कोई भी केस क्लियर नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल कुलभूषण जाधव के इशू पे ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया गया तो पाकिस्तान ने कंसेंट दिया, अदरवाइज अगर पाकिस्तान कंसेंट ना देता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज इनकॉम्पिटेंट टू हियर द केस। तो दोनों पार्टीज जब रेफर करेंगी केस तभी आईसीजे सुन सकता है, ठीक है, इसके भी 15 मेंबर जजेस हैं, वो भी देखते हैं कैसे। Economic and Social Council to promote the economic and social interests of the states and Trusteeship Council, ये आजकल वो उसी तरीके से इन फंक्शन नहीं है, ये क्या करती थी, जो अनगवर्नेबल स्टेट्स होती थी उनको किसी डेवलप कंट्री के नीचे दे देती थी ताकि उनको सेल्फ गवर्नेबल बनाए और फिर उसको इंडिपेंडेंट किया जाता था। कॉलोनियल स्टेट से लेके किसी और स्टेट को दिया जाता था विद द इंटेंट कि आप उसको क्या करें, तो सेल्फ गवर्नेबल बनाएं और इसको फिर इंडिपेंडेंट कर दें अंडर द गाइज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसको भी देखते हैं, ये ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये डायग्राम फॉर्म में। अब जनरल असेंबली पे आते हैं। जनरल असेंबली में अगर आप देखें तो इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो कौन से हैं कि असेसिंग मेंबर कंट्रीज एंड डिसाइडिंग ऑन द बजट, ठीक है, कौन से मेंबर कंट्रीज आएंगे उनको इवेल्युएट भी करती है, ठीक है, अगर कोई न्यू मेंबरशिप होती है तो उसको भी देखती है, और जो बजट होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जैसे असेंबली होती है हर जगह पे, वो ऐसे ही काम करती है। और ये इट्स द ओनली ऑर्गन वेयर एवरी मेंबर कंट्री मेंबर स्टेट इज रिप्रेजेंटेड विदाउट एनी डाउट। हर स्टेट होगी इसमें, और इसमें मुख्तलिफ कमेटीज होते हैं, जैसे पार्लियामेंट होती है उसमें मुख्तलिफ कमेटीज होती हैं, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी मुख्तलिफ कमेटीज हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और ये इसका इजलास जो है हर साल सितंबर में होता है, आपने देखा था कि इमरान खान गया था, तो ज्यादातर ये सितंबर में ही होता है, तो ऑलमोस्ट इन 3rd वीक होता है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखें कब होता है, कौन से डेट को होता है, ठीक। स्पेशल सेशन कैन बी हेल्ड, जैसे कश्मीर इशू पे, फलस्तीन इशू पे बुलाया गया था, ठीक है, और कश्मीर इशू पे बुलाए गए हैं। और वोटिंग ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन रिकमेंडेशंस ऑन पीस एंड सिक्योरिटी, वोट करती है, कोई रेजोल्यूशन पेश हुई, ठीक है, उसमें वोटिंग होती है।
और मेंबर, किसी मेंबर को इंक्लूड करना, उसको एक्सक्लूड करना, उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड करना बाय 2/3 मेजॉरिटी, अगर ये वोट करें तो हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके असेंबली वाले ही, अगर ये जो नेशनल असेंबली वाले कॉन्सेप्ट देखें तो वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बिल्कुल इसी सितंबर में होगा। इंक्लूड सेक्रेटेरिएट क्या करती है कि वही क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करती है। ठीक है, इंक्लूड्स एन इंटरनेशनल स्टाफ वर्किंग इन ड्यूटी स्टेशंस अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या करती है कि जो इतना भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लरिकल वर्क होता है वो ये करती है। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ठीक है, इजलास कब बुलाए जाएंगे, कैसे होगा, वहाँ का जितना भी काम काज होगा वो ये देखें। इसके फंक्शन के लिए हमने सुप्रीम अथॉरिटी सेक्रेटरी जनरल बनाया हुआ है, जो 5 साल के लिए आता है, उसकी भी इलेक्शन होती है। ठीक है, और उसके नीचे जितना स्टाफ है वो 44,000 स्टाफ है अराउंड द वर्ल्ड। सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में नहीं होते, बल्कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी ड्यूटी स्टेशन, ठीक है, कंट्री स्टेशन से, वहां पे इनका भी स्टाफ है, वो भी इसमें आ जाता है। अब आते हैं, हमारी जनरल असेंबली भी हो गई एक आर्गन, दूसरा आर्गन हमारा सेक्रेटेरिएट हो गया, तीसरा आर्गन हमारा आता है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल पे अगर हम आते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल में देखते हैं, जैसे जनरल असेंबली में हर एक स्टेट की वहां पे रिप्रेजेंटेशन थी, तो यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में लिमिटेड है। द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन of the United Nations is the United Nations Security Council. It has a overriding effect on General Assembly. Even General Assembly के 193 member house से ये ज्यादा पावरफुल है। अब देखते हैं इसको, ये क्या करता है कि डील्स विद थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वही चीज जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, मोटो है, उसको ही प्रमोट करता है। अब इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनको हम ये देखें कि यूएस आता है, चाइना आता है, रशिया आता है, ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है, और इनको वीटो पावर है। अगर ये यूनानिमसली एग्री नहीं होंगे किसी भी इशू पे, तो वो इशू पे मतलब कंसेंसस या कोई भी कंक्लूजन अचीव नहीं होगा। ठीक है, जैसे पाकिस्तान गया था, जब पाकिस्तान एंड इंडिया की वार हुई थी, तो वहाँ पे 1971 में कि इनको सीज फायर के लिए आप कहें, तो वहाँ पे रशिया 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और 16 दिसंबर आए थे, या 15 दिसंबर पे इन्होंने वीटो किए थे 3 बार। तो ये वीटो करते रहते हैं और उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतनी बार वीटो कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हर मेंबर स्टेट को, परमानेंट मेंबर स्टेट को कितनी ताकत, और 3 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका ही इलेक्शन होती है और इलेक्टेड फॉर एवरी 2 ईयर्स होती है। ठीक है, हर साल इलेक्शन होती है। ठीक है, 5 साल के 5 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, फिर 5 5 5 इसी तरीके से। इसके फंक्शंस क्या हैं, वही पीस कीपिंग ऑपरेशंस को प्रमोट करना, इंटरनेशनल सैंक्शंस ये लगाते हैं। ठीक है, किसी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर यूनाइटेड नेशन, ये बात सुन लें, अगर कोई चीज जेर बहस है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे के अंदर 15 मेंबर्स के अंदर, तो वो मौजू जनरल असेंबली में उस पर बहस नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसका इतना पावर है। और मिलिट्री एक्शन की ऑथोराइजेशन किसी भी स्टेट के ऊपर, जैसे इराक के ऊपर थी ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के थ्रू ये होता है। ठीक है, ये वीटो पावर सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के, नॉन परमानेंट मेंबर्स एग्री नहीं होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो ज्यादा वो हो जाता है, मतलब नंबर हो जाता है। ठीक है, तो वो रेजोल्यूशन पास समझी जाएगी। बट अगर इनमें से कोई एग्री नहीं होगा तो इशू ओवर राइडिंग इफेक्ट इसका। चौथा आर्गन हम आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और हमारा टॉपिक भी है तो हमने इसको इसी तरीके से ही रखा है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो यूनाइटेड नेशन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उस हवाले से उसको देखेंगे कि उसकी सक्सेस है, फेल्यूर क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आते हैं आगे के प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन।
ये जुडिशल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। जैसे सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन था, जनरल असेंबली इसी तरह था, लेजिस्लेटिव ऑर्गन था। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जस्ट लाइक इन एग्जीक्यूटिव कैबिनेट टाइप, बेस्ड इन हेग नेदरलैंड में है, ठीक है। इनका वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पे 15 जजेस होते हैं, इनको जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, इलेक्ट करती है। और इनका जो सोर्स है वो इंटरनेशनल लॉ है। अब हमने टॉपिक किया था इंटरनेशनल लॉ का, मैं इंटरनेशनल लॉ का आपके साथ शेयर करूंगा। तो हमने उसमें देखा था कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन से हैं, एक ट्रीटीज हैं, कस्टम्स हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई लेजिस्लेशन कंट्री की तरह नहीं होती, तो इंटरनेशनल लॉ कहाँ से हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी है, अगर उसमें दिया गया है कि ये मसला आईसीजे के पास जाएगा तो वो बिल्कुल जाएगा, अगर नहीं लिखा हुआ तो वो नहीं जाएगा। या दोनों स्टेट्स एग्री करती हैं तो ठीक, नहीं करती तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए वो जो पावर ड्राइव करता है ट्रीटी से, वो मल्टीलैटरल हो या बायलैटरल हो या कस्टम्स जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जो मैंने आपको आर्टिकल 38(1) क्लास 1 ऑफ द आईसीजे स्टैट्यूट मैंने आपको पढ़ाया था। तो वो मैंने इंटरनेशनल लॉ पे थोड़ा यहाँ पे इंटरनेट का इशू है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो फंक्शंस हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उसका मकसद यही होता है कि टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स, लीगल इश्यूज सबमिटेड टू इट बाय स्टेट्स। खुद नहीं ले सकता कोई, एक अलग स्टेट नहीं जाएगी, दूसरी स्टेट एग्री ना हो, दोनों स्टेट से एग्री होंगे। जैसे कुलभूषण जाधव का केस था कि उसको वहां पे ये काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए या नहीं, इंडिया गया तो पाकिस्तान ने कहा हम भी ठीक है आप जाएं, हम आते हैं वहां। और दूसरा एडवाइजरी ओपिनियन, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी ओपिनियन है, तो इनके पास एडवाइजरी ओपिनियन। यूएन ने इनसे एक क्वेश्चन रेफर किया था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखना अलाउड हो, कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है या नहीं, लीगल है या नहीं है। तो इन्होंने कहा था अगर डिफेंसिव पर्पसेस के लिए है तो फिर तो उसका यूज अलाउ है, अगर डिफेंसिव पर्पस के लिए यूज नहीं है तो फिर तो ऑफेंसिव है। तो मतलब ये एडवाइजरी ओपिनियन भी देते रहते हैं। और उसके बाद आती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आपने ये बिल्कुल ही कम सुनी होगी, ठीक है। तो ये सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजीज आपने सुनी होंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये पॉलिसी रिव्यू, कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी डायलॉग और रिकमेंडेशंस इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज पे करते हैं, ठीक है। एमडीजीज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो, बहुत मशहूर हैं और इनके तवज्जुह से आए हैं, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लगाना यहाँ पे भूल गया हूँ, वो आपने एक लेक्चर में हमें वैसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और एमडीजीज को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्री डेवलपमेंट गोल्स, वो कौन से हैं, यही हैं, एमडीजीज हैं, एसडीजीज, ठीक। तो इसमें अगर हम देखें कि ये लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स अराउंड द वर्ल्ड उनको एंगेज करते हैं, ठीक है। और ये इशू बेस्ड, अगर कोई इशू आता है तो उसके हिसाब से ये गोल बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन तो किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सबसे लास्ट एंड सिक्स्थ ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये बिल्कुल आजकल डॉर्मेंट है, ठीक है। इसका मकसद क्या है कि टू हेल्प इंश्योर ट्रस्ट टेरिटरीज, वो टेरिटरीज, ठीक है, जो ट्रस्ट के तौर पर यूनाइटेड नेशंस को ने किसी दूसरे कंट्री को दिए हैं कि आप उनको एडमिनिस्टर करें इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर इनहेबिटेंट्स। जैसे ईस्ट तिमोर का, तो उस पर कब्जा था, वहां से लेके इन्होंने क्या कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को आई थिंक दे दिया कि आप इनको एडमिनिस्टर करें जब तक ये सेल्फ गवर्नेबल नहीं हो जाते, ठीक है। आजकल ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, कोई ट्रस्ट टेरिटरी नहीं है, ठीक है। ये न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स के लिए था, डीकोलोनाइजेशन के बाद। कस्टम्स किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो ये आपको आखिरी में सारे आंसर करते हैं, ठीक है। मेन एजेंसीज ऑफ द यूएन कौन कौन सी हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये अपने एजेंसीज के थ्रू काम करता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सिविल एविएशन जहाजों को गवर्न करता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह यूनेस्को है, इसी तरह यूनिसेफ पे है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में है, बहुत सारी इसकी एजेंसीज हैं, ठीक है। अब ये इसके जो मेन एजेंसीज इसमें ये आ जाते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप आ जाता है, आईएमएफ आ जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे
और एजेंसीज पे आ जाती हैं। अगर हम देखें कि यूएन को इस वक्त चैलेंजेस कौन से हैं, तो आपको देखने में आएगा इंटरनेशनल पीस कीपिंग इज अ बिग चैलेंज। छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, फोर्स भेजना और उनको कम्बेट करना ये बड़ा मसला है यूएन के लिए। और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बहुत हो रही है, उसको प्रोटेक्ट करना या किसी भी तरीके से बर्मा में हो, वीगर में हो, किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वहाँ पे प्रोटेक्ट करना बहुत बड़ा इशू है। और इस पे कंसर्न्स होते हैं कि आप जो है बाकी स्टेट्स को तो देख ही नहीं रहे। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो हैं, जी सियाचिन का इशू है, रन ऑफ कच्छ है, कश्मीर इशू है, तो इनके लिए बहुत बड़े इश्यूज हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मेंबर स्टेट्स आर सॉवरेन इक्वल। कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं है कि ऊपर एक स्टेट है उसके नीचे नीचे नीचे, ऐसा कोई नहीं है। और पॉवर्टी इज द वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू द ह्यूमैनिटी। पॉवर्टी एलिविएशन के प्रोग्राम्स तो चल रहे हैं, बट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी है नो पॉवर्टी, मतलब एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इराडिकेशन, तो ये भी है। इराडिकेशन ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं, जैसे वो एंटी वुमेन एलिमेंट्स हैं, एंड मतलब ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हैं, या ये जो पायरेसी वाले जो पायरेट्स हैं, कजाक हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनकी इराडिकेशन। तो इसके सराउंडिंग जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, पॉइंट हो सकते हैं कि इज द यूएन फुलफिलिंग इट्स मिशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, या क्या ये अपना काम कर रही है, अपनी मिशन चार्टर के मुताबिक चल रही है जो इसने जिस मकसद के लिए ये बनी थी। और हाउ कैन यूएन बेटर वर्क विद मेंबर स्टेट्स, और इसको और किसी कैसे अच्छे तरीके से काम कर सकती है, ठीक है, विद मेंबर स्टेट्स। डज इट हैव अ राइट प्रायोरिटीज, और इसकी प्रायोरिटीज पे डिस्कशन करना कि जो इसकी प्रायोरिटीज हैं उनको सही जा रही हैं या उनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। What reforms are needed to make UN better organization? Will those reforms work? तो इस पे ये है, तो बिल्कुल रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि 5 मेंबर की वीटो पावर्स हैं, और ये किसी 5 मेंबर्स में से कोई मुस्लिम नहीं है। 1.1 बिलियन से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और उनकी से नहीं है। अफ्रीकन कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इतनी पॉपुलेशन है, इतने कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कोई मेंबरशिप नहीं है। तो इसकी मेंबरशिप को क्या करना चाहिए, एक तो एक्सपांड करना चाहिए, अलाउइंग न्यू मेंबर्स टू कंट्रीब्यूट मोर, तो वो न्यू मेंबर्स में आने चाहिए, ठीक है। और ये जो है यूएन न्यू रूल्स रिगार्डिंग वीटो एस्टेब्लिश करे, नो वीटो अगेंस्ट अ रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर सीज फायर और एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज। अब जब आपका पर्पज ही पीस कीपिंग है, पीस प्रोमोटिंग है, जब सीज फायर के लिए कोई स्टेट आती है, हॉस्टिलिटीज को एंड करने के लिए आती है, तो उस पर वीटो करना, तो ये तो बिल्कुल अगेंस्ट द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन हो जाता है। तो आप उस पर कैसे वीटो कर सकते हैं, मतलब आप पीस करने नहीं दे रहे। तो ये भी गलत बात है कि वीटो रिजोल्यूशंस जो वो रिजोल्यूशंस जो सीज फायर के लिए हो, एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज हो, एंड ऑफ वॉर के लिए हो, उस पर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रशिया ने 3 बार, मैंने आपको बात बताया 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 15 और 16 दिसंबर पे उन्होंने क्या किया था, हमारा वो किया था, रेजोल्यूशन को वीटो लगाया था। तो ये बिल्कुल गलत था। मुसलमानों की इतनी पॉपुलेशन है और उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो अजीब बात है। अफ्रीकन कंट्रीज की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। दूसरे पावरफुल कंट्रीज बन चुके हैं, जर्मनी बन चुके हैं, जापान बन चुके हैं, कोई मेंबरशिप नहीं है, ठीक है। उनका भी एक स्टेक है इन वर्ल्ड पीस। तो इसी तरीके से इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में लिखते जाएं, आखिर में सब के आंसर्स इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो तीसरे टॉपिक जो हमारा है, एक तो यूनाइटेड नेशंस, उसमें ही हमने आईसीजी को कर लिया, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, बस जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। तो आगे आते हैं, ये हम वर्ल्ड बैंक पे आते हैं, ठीक। तो वर्ल्ड बैंक है क्या, उसको अगर हम देखें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड है, जैसे आईएमएफ, बट इनके थ्रो मकासद अलग अलग, ठीक है। कैसे, ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन डेवलपिंग असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं, लो इंटरेस्ट लोन्स और इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट इन ग्रांट्स देती है, ठीक है। और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह, इसका स्कोप बिल्कुल लिमिटेड है, ठीक।
ये एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कम्युनिकेशन या और अदर पर्पसेस हैं उनके लिए ये क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करती, ठीक है। अगर हम इसका हेडक्वार्टर देखें तो वो वाशिंगटन डीसी में है, और यूएन का न्यूयॉर्क में था, आईसीजी का हेग में था, ये बिल्कुल याद करिए एमसीक्यूज आती है। वाशिंगटन डीसी में है और इसकी मोर देन 100 कंट्री ऑफिस है, और ये एजेंसी भी है यूनाइटेड नेशंस की, वर्ल्ड में, याद रखें। और 1944 में इसको जुलाई 1 को में इस्टेब्लिश किया गया था, इवन बिफोर द, आप देख सकते हैं यूएन हो जाता है। डेविड मेल्पस इसका प्रेसिडेंट है, और मेंबरशिप इनकी इतनी कंट्रीज हैं, अगर अपडेट है तो आप थोड़ा उसको कर लें, ठीक है। बोर्ड ऑफ, मेरे मुझे ये मिली फिगर, मेन ऑर्गन जो है इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जैसे यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल था, ठीक है। इसी तरह जो आईसीजे का था ये 15 जजेस साहिबान थे, और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप वो एजेंसी भी है यूनाइटेड नेशंस की, आपको पता है। जैसे यूएनआई इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने, ये क्यों इसको बनाया गया, ये जो वर्ल्ड वार एंड हो रही थी, ठीक है, तो उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन बहुत हुई थी। तो अब ये क्या क्या कि एक बैंक बनाई जाए जो क्या करे, फंड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको दे, ताकि यूरोपियन नेशन जो इतने भी कंट्रीज वार में आए हैं, ठीक है, वार रवेज कंट्रीज हैं, वो अपने आप को क्या कर सके, इकोनॉमिकली एंड सोशली स्टेब्लिश कर सके, ठीक है। तो बैंक का आज भी वही पर्पस है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जो इससे उस वक्त डिवास्टेटेड कंट्रीज थे, वार रवेज्ड कंट्रीज थे, इसी तरह आज जो इकोनॉमीज बिल्कुल तबाह हैं उनको भी ये प्रोवाइड करता है। तो ये हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन मेनार्ड कीन्स, उसने ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को कंसेप्चुअलाइज किया था। इसका मकसद था कि एक्सचेंज रेट्स को स्टेबलाइज किया जाए, ठीक है। सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन मेन एंड डेवलपमेंट अमंग कंट्रीज रवेज्ड बाय वार, उस वक्त ये मकसद था कि एक वर्ल्ड बैंक बनाई जाए, वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, उनका मकसद ये हो, ठीक है, कि इन इकोनॉमीज को क्या करें, स्टेब्लिश करें। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 1 जुलाई से 22 जुलाई 1940 तक। इसमें 730, इनको ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं, आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को, 730 डेलीगेट्स फ्रॉम अलाइड 44 नेशंस, वो अलाइड नेशंस जो अगेंस्ट द जर्मनी, जो बाकी पावर्स थे। पर्पस इसका था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया जाए आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जितने मसले मसाइल हुए। इसने दो इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया, एक वर्ल्ड बैंक को, एक आईएमएफ को। वर्ल्ड बैंक का मकसद था कि लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमी एंड मेंबर कंट्रीज प्रोवाइड करेगी, और आईएमएफ शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करेगी टू डेवलप द साइक्लिकल डिस्टर्बेंस इन इकोनॉमी, ठीक है, जो डिस्टर्बेंस इकोनॉमी हुई है उसको रिमूव करने की कोशिश करें, ठीक। और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाया गया 1960s में, जब ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बन चुके थे इसको एक कैप में लाने के लिए। आपको पता है कि ये बिल्कुल पुरानी बनी हुई है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई अंडर द केप ऑफ वर्ल्ड बैंक, इनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे चार्ट में लिखी हुई है, बात सेम ही है, अगर आप देख सकें तो आपको नजर आएगा। ये 5 जो हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आ जाती है। वर्ल्ड बैंक का जो मिशन है 2 है, एक प्रोवाइड करेगी रिडक्शन, पॉवर्टी रिडक्शन को खत्म करेगी, एलिमिनेट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पहला गोल है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करेगी, ठीक है, यही एसडीजीज में भी आ जाता है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल, इसको एम कर दें, ठीक है, तो प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेंबर कंट्रीज, उसका पर्पस मैंने अभी पहले आपसे डिस्कस किया कि इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो उस वक्त वार हुई थी तो उसके हिसाब से बनाया गया कि रिहेबिलिटेट वार रूइंड इकोनॉमीज को करेगी, फाइनेंस करेगी प्रोडक्टिव एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू पीस टाइम रिक्वायरमेंट्स जो होंगी उसके हिसाब से,
और डेवलप रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब फोकस्ड होगी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे, इन वार वेज्ड इकोनॉमीज पे, ठीक है। और उसके साथ साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म फॉर अश्योरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इश्यूज हैं, ठीक है, और बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये इंश्योर करने की कोशिश करेगी, ठीक। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो मेंबर कंट्रीज में उनको प्रमोट करेगी, कैसे करेगी, प्राइवेट लोन्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, IBRD, ये भी लोन्स फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑन कंसीडरेट कंडीशंस, ठीक है। आसान इससे समझो अक्सार पे जैसे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं कंसेशनल टाइप्स, उस तरीके से प्रोवाइड करेगी। और उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स लेके आएगी। स्मूथ ट्रांसफरेंस फ्रॉम वार टाइम टू पीस टाइम, अगर आप यमन देखें तो परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस सवाल से ये इसके गोल्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल सिस्टम, करप्शन इराडिकेशन ऑफ करप्शन, एंड कंट्रीज को रिसर्च कंसल्टेंसी ट्रेनिंग अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे पाकिस्तान में ये पिफ्रा, ये जो हमारी तनख्वाहें आती हैं वो बैंक के थ्रू आती हैं, आईडीज क्रिएट होती हैं, ये भी वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था। तो ये देखेंगे कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग, पहले ट्रेजरी के थ्रू आती थी, बहुत करप्शन होती थी, अब ऑनलाइन बैंक में आ जाती है, इंक्रीज होती है तो ऑनलाइन बढ़ जाती है, कोई मसला ही नहीं आता, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था। तो इसी तरीके से कंट्रीज को हेल्प करती है। और एरियाज ऑफ कोऑपरेशन अगर आप देखें तो कौन कौन से एरियाज में ये कोऑपरेशन करते हैं थ्रू इट्स एजेंसीज पे, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी में, एजुकेशन में, एनर्जी में प्रोजेक्ट्स लेके आती है, डोनर एजेंसीज लेके आती है, एनवायरनमेंट से, फाइनेंशियल सेक्टर से जैसे यूनेस्को है, चिल्ड्रेन में, एजुकेशन में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में यूनिसेफ है, ठीक है, इसी कल्चरल वगैरह। इसी तरह बाकी जिसकी एजेंसीज हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस की, वहाँ से ये फंड लेते हैं, काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में सोशल प्रोटेक्शन, ट्रेड, वाटर रिसोर्सेज एंड लॉ एंड जस्टिस, तो इन एरियाज में ये इनके साथ डोनर एजेंसी कोऑपरेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। इसकी जो ऑपरेशंस हैं वो फंड जनरेशन, लोन्स, ग्रांट्स, एडवाइजरी सर्विस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, हेल्प करती है आप फंड देने में, लोन्स, ग्रांट्स, या आपको कंसल्टेंसी या एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए या कैपेसिटी डेवलप बिल्डिंग, जो मैंने आपको पिफ्रा वाली बात बताई, ठीक है। इसकी जो टॉप प्रायोरिटीज हैं आप देख सकते हैं कि टॉप प्रायोरिटीज में इसकी एजुकेशन आती है, पॉवर्टी आ जाती है, बायोडाइवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, क्लीन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, और इमर्जिंग कन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करना, वहाँ पे डेवलपमेंट लेके आना, ये आ जाता है, ठीक है। और क्रिटिसिज्म ये है कि वाशिंगटन कंसेंसस जो भी यूनाइटेड स्टेट्स के मकासद हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करती है, इसमें कोई बात शक की बात नहीं, क्योंकि वही इनके जो है बिगेस्ट प्रोमोटीज हैं, इनको बजट देती है। बिग कॉरपोरेशंस को ये क्या करती है, हेल्प करती है कि वो फ्लोरिश हो, ठीक है। और इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जितने भी ये फंड कर रही है उस पर इतना एम्फोसिस नहीं देती, तो ये भी इनके ऊपर क्रिटिसिज्म है। और ये हाई डेट अमंग द कंट्रीज, मतलब डेट साइकिल को प्रमोट करती है, ठीक है, कंट्रीज डेप्ट में आ जाते हैं इनकी वजह से, ठीक है। जब ये प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करती है तो रोल ऑफ स्टेट एज ए प्राइमरी प्रोवाइडर भी कम हो जाता है, कि स्टेट का जो प्राइमरी प्रोवाइडर का रोल है वो भी खत्म हो रहा है इनकी वजह से। और डबल एंड पे, एक तो ये नॉन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी, ठीक है, पार्टिसिपेशन, दूसरा प्राइवेट सेक्टर के साथ काम, तो मतलब स्टेट का तो रोल ही नहीं, बस जस्ट रेगुलेशन पे आ जाता है। डिसीजंस मेड बाय लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, जो लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, जो वही गोल्स ले, वही जो मतलब पॉलिसीज एडॉप्ट कराने के लिए इनको देते हैं, वो ये करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आखिरी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है IMF, हमेशा आप सुनते हैं कि IMF IMF IMF, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि IMF के कौन से लोन्स होते हैं, तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा फिर। तो IMF भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसका पर्पस ये है कि मॉनेटरी पॉलिसीज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर, ये अब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वर्ल्ड बैंक से कैसे मुख्तलिफ।
हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को, पॉवर्टी को, जैसे सबका वैसे तो गोल पॉवर्टी तो है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, ये इसके मेन मकसद में आते हैं। अब ये उसको खत्म किसी तरीके से या उसको रिड्यूस किस तरीके से करती हैं, वो हर एक के डिफरेंट गोल्स हैं, ठीक है। ये प्रोवाइड करती हैं पॉलिसी एडवाइस एंड फाइनेंसिंग टू मेंबर्स इन इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। आप हमेशा देखते हैं कि आईएमएफ से लोन लें, आईएमएफ हमेशा हेल्प करने आती है। ये डेवलपिंग नेशन से कि उनके साथ काम ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉवर्टी के उनके पास बड़े इश्यूज हैं, जो इनके मेन गोल्स हैं वही वहाँ पे अप्लाई होते हैं। इनके जो की एक्टिविटीज हैं, तो मॉनेटरी कोऑपरेशन और financial facilitate the expansion and balance growth of international trade। ठीक है, हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं ना कि पॉजिटिव सम गेन, तो विन विन सिचुएशन, वही चीज आ जाती है। और एक्सचेंज स्टेबिलिटी, जो मतलब जैसे हम देखते हैं कि रुपया है उसकी स्टेबिलिटी, डॉलर की जो एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से ये चीजें आ जाती हैं। और असिस्टेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। और उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेंबर्स से एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज, ठीक है। तो उनकी क्या करते हैं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर उनके साथ इशू है तो उनकी हेल्प भी कर लेते हैं, ठीक। और आगे चलते हैं कि आईएमएफ जो है वो अकाउंटेबल है गवर्नमेंट्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनके आगे ये अकाउंटेबल में है, ठीक है। और इनके जो टॉप में है वो जैसे वर्ल्ड बैंक में थे, यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आते हैं, और इनके अंदर वन गवर्नर एंड अल्टरनेट गवर्नर फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री है, ठीक है। और ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं साल में एक बार मिलते हैं, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग, ठीक है। और इनके जो 24, अब ये स्ट्रक्चर है आप समझ लो, ठीक है। इनके जो 24 ऑफ द गवर्नर्स हैं वो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी में ये बैठते हैं और 2 साल में 2 बार मिलते हैं, ठीक है। और ये जो डे टू डे वर्क है ये 24 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसको देखता है। जैसे यूनाइटेड नेशंस में सेक्रेटेरिएट देख रहा था, यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड देखता है। द बोर्ड रिप्रेजेंट इंटायर मेंबरशिप। ये जो IMFC जो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी है वो इसको गाइड करती है, ठीक है। और IMF का स्टाफ बाकी सेक्रेटेरिएट टाइप वर्क करता है। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जैसे वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल था यूएन में, ये IMF के स्टाफ को हेड करता है। यही एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, उसका चेयरमैन होता है, और इसके नीचे 4 क्या होते हैं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ठीक है। ये इसके पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आप देख सकते हैं, IMFC आप देख सकते हैं, ठीक है। ज्वाइंट IMF वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी, नीचे उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड आ जाता है, ठीक है। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ठीक है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ जाते हैं। फिर फंक्शनल एंड स्पेशल सर्विसेज डिपार्टमेंट एरियाज ऑफ, मतलब नीचे तक ये पूरा चला जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डिटेल में बात। अब IMF के पास पैसा कहाँ से आता है, होल्डिंग्स कहाँ से आती हैं, 2 चीजों से आती है। एक तो कोटा सिस्टम है, स्टेट्स कंट्रीब्यूट करती हैं, दूसरा उनके पास गोल्ड की होल्डिंग्स है, ठीक है। ईच मेंबर कंट्री को कोटा असाइन है कि उतना वो क्या करता है, असाइन पैसा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन इट्स रिलेटिव साइज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, कितनी उसकी साइज है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द IMF फाइनेंशियल रिसोर्सेज वहां से आता है, ठीक है। जब कंट्री कोई भी ज्वाइन करता है IMF को, 1/4 ऑफ इट्स कोटा, ठीक है, अगर जितने पैसे देने हैं तो उसमें से चौथाई जो है वो फॉरेन करेंसी जो वाइडली एक्सेप्टेड है, यहाँ SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स उनके फॉर्म में देता है। बाकी जो 3/4 पोर्शन है वो अपनी करेंसी में पैसे पे कर लेता है, ठीक है। और ये जो कोटा है हर 5 साल में क्या होती है, एक बार रिवाइज होती रहती है, ठीक है, उसको रिव्यू करता है। और दूसरा जो इसका रिसोर्सेज है वो गोल्ड होल्डिंग्स है। अब इनके पास गोल्ड कितना है आप देख के हैरत में आ जाएंगे, 90.5 मिलियन ट्राई आउंसेस, मतलब 2814.1 मेट्रिक टन। IMF के पास दुनिया का लार्जेस्ट गोल्ड होल्डर है दुनिया में, सबसे ज्यादा। आप देखें कितनी है,
और ये जो IMF के जो आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट है, मतलब चार्टर है, वो इसके यूज पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली लिमिट करता है कि आप परचेज भी नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते, ठीक है, और इसकी ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की बका है इसके गोल से। और 85 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द मेंबर कंट्रीज जब होगा इतनी, वैसे तो 3/4 होता है ना हर जगह, यहाँ पे मतलब 75% होता है, यहाँ पे 85% है, तभी IMF सेल भी कर सकेगा, एक्सेप्ट भी कर सकेगा गोल्ड एज अ पेमेंट फ्रॉम द मेंबर कंट्री, अदरवाइज कभी नहीं। IMF concluded sale of 403.3 metric tons। 2010 में इसने क्या किया, 403.3 मेट्रिक टन को सेल किया था। अब सेल किया होगा तो एट लीस्ट इसने 85% ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग इसको मिली हुई होगी। अब मजे की बात है, यहाँ पे वोटिंग राइट्स हर कंट्री को इक्वल नहीं है, किसी को ज्यादा है, किसी को कम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनाइटेड स्टेट्स को है, उसको 17% अराउंड, क्योंकि वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जो जितना कंट्रीब्यूट करता है उसको उतना वोटिंग परसेंट होता है, ठीक है। ऑल मेंबर्स आर नॉट इक्वल इन वोटिंग, ठीक है, जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसको उतना वोटिंग राइट ज्यादा मिलेगा परसेंटेज के बुनियाद पे। तो ये इट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम बाइंग गोल्ड और एंगेजिंग इन अदर गोल्ड ट्रांजेक्शंस। वो एक ही कंडीशन में हो सकता है अगर ये इतनी पावरफुल मेजॉरिटी के साथ उसको वो इजाजत मिली है। अब ये है कि कंट्री कब बारो कर सकता है, अब बनाई है तो बारो करने के लिए, हेल्प करने के लिए, तो कब कर सकते हैं। कोई मेंबर कंट्री फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए IMF को रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, जब उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट की नीड हो तो वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, बट एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है। अब वो एग्रीमेंट दोनों का IMF और जो कंट्री होगा, ठीक है, उनके बीच में कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम सबमिटेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है, वो उसको जो है सबमिट होगा इन अ फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट। फिर मेमोरेंडम ऑफ MOU साइन होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग IMF के बीच में और कंट्री के बीच में, और वो एक प्लान तय होगा कि किसी तरीके से, किस तरीके से आपको फेज इंस्टॉलमेंट्स में या कौन सा प्रोग्राम आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो IMF has developed various loan instruments that are tailored to address the specific circumstances। मुख्तलिफ लोन के टाइप्स हैं मुख्तलिफ सिचुएशन के हिसाब से। एक ही किस्म का लोन सबके लिए एट अ टाइम सेम कंडीशंस नहीं हो सकती, कभी अर्जेंसी वो होती है, ठीक है, कभी आपको फेज इंस्टॉलमेंट्स में नहीं, एक ही इंस्टॉलमेंट में चाहिए होता है। तो इसमें कंसेशनल लोन्स हैं एक तो, ठीक है। कंसेशनल लोन्स में अगर आप देखें तो लो इनकम कंट्रीज हैं जो बारो कर सकते हैं ऑन कंसेशनल टर्म्स। एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी हो गई, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी हो गई, यहाँ रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये क्या है, कंसेशनल लोन्स है। इस पे तकरीबन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 0 होगा या बिल्कुल कम होगा, ठीक है। और नॉन कंसेशनल ले लेंगे तो इस पे बिल्कुल भी कोई आपको रियायत नहीं मिलेगी, मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ चार्ज जिसको हम कहते हैं वो चार्ज होगा। ये स्टेट बाय अरेंजमेंट हो गया, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन हो गया, प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन हो गया, या एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी वगैरह वगैरह हो गया फॉर मीडियम टर्म नीड्स के लिए। तो इसमें कोई भी आपको सहूलत नहीं मिलेगी। इमरजेंसी असिस्टेंस भी हो सकती है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल जैसे कोविड-19 में पाकिस्तान इस स्कीम के अंदर पैसे लिए थे, ठीक है, प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज को हु फेस अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स, ठीक है। तो ये भी सिचुएशन है, मुख्तलिफ इनके जो है पेमेंट लोन्स। एक्सेस लिमिट कितनी है, अनलिमिटेड तो पैसे नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं, तो इसकी एक्सेस की लिमिट है। मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कंट्री कैन बोरो फ्रॉम IMF, उसको एक्सेस लिमिट कहते हैं, इनका कीवर्ड है, ठीक है, ग्लॉसरी है। डिपेंड करता है ये चीज टाइप ऑफ लोन और आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होंगे तो ये जो है लिमिट एक्सीड भी कर सकती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि फॉलोइंग लोन्स हैव नो प्रीसेट कैप ऑन एक्सेस, ये जितने भी लोन्स हैं इन पे कोई प्रीसेट नहीं है, जिस पे आपका एग्रीमेंट होगा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो आप तय करेंगे, मतलब कोई कैप नहीं है इस पे, ठीक है। तो ये आ जाए, बाकी ये भी है कि मुख्तलिफ लोन्स में आपने 200 to 300% आपकी कोटा के हिसाब से, 500%, पर अपर लिमिट है 1000%, मतलब 10 टाइम्स अपर लिमिट है, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसेंशियल है कि IMF का जो सर्विलेंस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं दूसरे कंट्रीज को अफेक्ट करती हैं। कैसे,
तो वो कैसे करती हैं अफेक्ट? आप देखें कि जब ये प्रोटेक्टिव पॉलिसीज और टैरिफ्स वगैरह यूनाइटेड स्टेट्स लगाता है चाइना के ऊपर, या चाइना रिटालिएटरी लगाता है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, तो उनका बिल्कुल इम्पेक्ट पड़ता है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो दो किस्म की ये सर्विलेंस करते हैं, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल। बायलैटरल में क्या करते हैं, ये अप्रेजल करते हैं आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को और आपको एडवाइस देते हैं उसके हिसाब से। और ये जो मल्टीलैटरल सर्विलेंस है उसमें वर्ल्ड इकोनॉमी को ये ओवरसाइट करते हैं, ठीक। आईएमएफ के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कंटिन्यूअली मॉनिटर करते हैं मेंबर कंट्रीज को, उनको विजिट करते हैं एनुअली, उनके साथ व्यूज एक्सचेंज करते हैं, गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल बैंक के साथ, उनके पावरफुल स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकातें करते हैं, और रिस्क को, जो डोमेस्टिक रिस्क को, ग्लोबल रिस्क को, उसको असेस करते हैं। उसके हिसाब से फिनेंशियल पॉलिसीज एजेंडास कंट्रीज को देते हैं, ग्लोबल लेवल पे मुतारफ करवाते हैं ताकि कोई सिचुएशन, अनहोनी सिचुएशन ना हो। जैसे ग्लोबल डिप्रेशन आई थी, ग्रेट डिप्रेशन आई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 1933 में, या 2008 में रिसेशन आई थी, 2002 में आए थे, या ईस्ट एशियन कंट्रीज के जो क्राइसिस आया था। तो इन चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए बनी ये जो है कंसल्टेशन विद मेंबर स्टेट्स करती है। और इसके जो डिस्कशन का स्कोप होता है वो एक्सचेंज रेट पे बात करती है, आपके जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, फिस्कल पॉलिसीज हैं, जो आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं एक मैक्रो लेवल, उनको ये कंसल्टेशन करती है बायलैटरल जब ये सर्विलेंस करती है उस वक्त। तो ये उस कंसल्टेशन की एक रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश करते हैं, ठीक है। वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या करता है, वो मेंबर कंट्रीज के साथ उसको शेयर करते हैं अपने व्यूज को। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिकल 4 कंसल्टेशन, ठीक है। और फिर मेंबर कंट्रीज क्या करते हैं, एक प्रेस रिलीज जो बोर्ड ने व्यूज भेजे उनके हिसाब से पब्लिश करती है, और स्टाफ रिपोर्ट और उसके जो एनालिसिस हैं उसको शेयर करती है और पब्लिक करती है। आईएमएफ जो है उसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पे भी क्या करती है, बिगर पिक्चर के लिए ओवरसाइट करती है और रिपोर्ट्स जनरेट करती है कि ये जो ग्लोबल एंड रीजनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं उसको बिल्कुल उनको जो है रिपोर्ट्स के थ्रू पब्लिश करती है, ताकि पता लगे कि एनालाइज किया जा सके कि स्पिल ओवर जो इफेक्ट्स हैं ऑफ मेंबर कंट्रीज के जो पॉलिसीज हैं ऑन ग्लोबल इकोनॉमी कैसी। जैसे मैंने टैरिफ्स का एग्जांपल दिया इसी तरह से। तो की इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मल्टीलैटरल सर्विलेंस अगर हम देखें, बायलैटरल में तो हमने देखा कि आर्टिकल 4 कंसल्टेशन, यहाँ पर मल्टीलैटरल सर्विलेंस के जो की इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन से हैं, रेगुलर पब्लिकेशंस हैं। एक तो ये पब्लिकेशंस में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर, पायलट एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा ट्वाइस अ ईयर, और मुख्तलिफ और रिपोर्ट्स ये शेयर करते रहते हैं। और इन रिपोर्ट्स में अगर हम देखें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या करती है, कि डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी हमें देती है और उसके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स वगैरह, ठीक है। बिल्कुल ये स्लाइड्स खत्म होने वाली हैं और आपसे क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हैं बाद में। स्टडीज मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल टर्मोइल, ठीक, उनको ये स्टडी करती है। इसी तरीके से जीएफएसआर वो क्या करती है, कैपिटल मार्केट को और फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज को स्टडी करके रिपोर्ट उसकी शेयर होती है। और इसी तरह फिस्कल मॉनिटर मीडियम टर्म के जो फिस्कल पॉलिसीज हैं, यहाँ जो डेवलपमेंट्स को असेस करती है पब्लिक फाइनेंसेस के हिसाब से, ठीक। और पायलट एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट होती है कि कंट्रीज की जो लार्ज इकोनॉमीज हैं जिन कंट्रीज का, उनकी जो एक्सटर्नल पोजीशंस हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में, उनको एनालाइज करती है और पब्लिश करती है। और ये जो ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा है, ये जो ट्वाइस अ ईयर बाय एनुअल पब्लिश होती है, ये फ्यूचर एजेंडा फॉर द आईएमएफ फंड एंड इट्स मेंबर कंट्रीज को पब्लिश करती है। आईएमएफ को यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं, और बाकी मुख्तलिफ सोर्सेज हैं यूएन के रिसर्च पेपर से आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्लाइड्स पूरी होती हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप, जिन लोगों ने पहले क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं आपसे वो पहले डिस्कस करूँ। और बिल्कुल इस सितंबर में भी होगा, बिल्कुल इस सितंबर में भी होगा, क्यों नहीं होगा। परमानेंट 5 मेंबर्स क्यों बनाए गए थे, एंड व्हाई वीटो पावर्स, उस वक्त बस यही पावरफुल कंट्रीज थे जो जिन्होंने ऐसे समझो अलाइड ये जो कंट्रीज से उन्होंने जीता था, तो यही कंट्रीज थे उस वक्त पावरफुल, तो इस वजह से वो बनाए गए थे, उन्होंने ही बनाए थे।
क्योंकि यही पावरफुल कंट्रीज थे उस वक्त। पावरफुल कंट्रीज ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे उन्होंने खुद को वीटो पावर भी दे दिया और अपने हिसाब से गेम के रूल्स बना लिए। तो ये है। तो इस पे अब बात आती है कि दूसरे कंट्रीज में पावरफुल है। कस्टम्स क्या है? कस्टम्स वो होते हैं रीते रवायज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सियाचिन का कंफ्लिक्ट है, यहाँ से हम कहते हैं कि कस्टम ये बात करता है कैसे कि वहाँ पे जो लोग जाते थे घूमने फिरने या जाबलों पे चढ़ने के लिए, एक्सपेडिशंस करने, ट्रैकिंग करने, तो वो हमसे परमिशन लेके जाते थे, हमसे वीजा लेके जाते थे। तो मतलब रीत रिवाज ये कहती है कि ये हमारा है, तो लोग भी मानते थे। जैसे आपने देखा है साउथ चाइना सी में आए दिन कन्फ्लिक्ट होता है, यूनाइटेड स्टेट्स अपनी शिप्स भेजती है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो नहीं भेजेगी तो कस्टम डेवलप होगा। वो जैसे चाइना कहता है कि मुझसे परमिशन लेके आओ, अगर उससे परमिशन लेके कोई जाएगा तो ये कस्टम डेवलप होगा कि पूरी दुनिया तो चाइना से परमिशन लेके जाती थी, मतलब इसके टेरिटोरियल वाटर्स थे, ये इंटरनेशनल वाटर्स नहीं। यूएस इसीलिए आता है, इतना खर्चा करता है, विदाउट परमिशन इंटर होता है कि ये वो कहता है कि ये इंटरनेशनल कस्टम डेवलप हो कि हम इसको नहीं मानते थे कभी भी। अगर आईसीजे में ये केस आ जाए तो हम कहेंगे हमने तो इसको कभी नहीं माना था, हम तो विदाउट परमिशन जाते थे। ये कस्टम, कस्टम हम कहते हैं रीत रिवाज जो विद द टाइम स्टेब्लिश हुआ, उसकी थोड़ी क्राइटेरिया है। अगर इंटरनेशनल लॉ किसी का नहीं है तो उसमें जाने की इतनी जरूरत नहीं है। और प्लीज शेयर स्लाइड्स पे शेयर होगा और ये लेक्चर पे होगा, स्पीड कम है तो इस वजह से मैं अपलोड ये आपके लिए सबके लिए ये मैं शेयर करूंगा। तो वीटो पावर की बात हो गई, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यूएन आता है, बाकी तो आप देखो ना। अब इसमें और भी मैं बड़ा चीजें बढ़ा सकता था, जैसे आपके साथ मैंने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लर्निंग थे। हर इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग सिलाई भी बन सकती है, मगर पर्पस नहीं है उसका कि वो बताएं कि रैपिड फंड इंस्ट्रूमेंट किस लिए है, ठीक है, वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किसके लिए है, पाकिस्तान। तो इसमें जाने की डिटेल में जरूरत वैसे भी नहीं थी, ठीक है। बट ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे काम करती है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यूएन आ जाती है, सेकंड पे वर्ल्ड बैंक होती है। बिल्कुल एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, जी जी। इम्पैक्ट ऑफ आईएमएफ लोन ऑन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल के क्वेश्चन रिलीवेंट हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। अब उसमें ये नहीं कहेंगे कि बैड इम्पैक्ट, आप कहेंगे दोनों इम्पैक्ट्स हैं। अगर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में, ठीक है। अगर देखें कि आईएमएफ वो ना करेगा, हमें फंड नहीं देगा तो क्या होगा, हमारे तो बैंक करप्सी होगी। वर्ल्ड बैंक अगर है तो हमारे अंदर पिफ्रा वाला प्रोजेक्ट जो मैंने किया था PIFRA, आप देखना वो मेरे पास होगा तो मैं आपके साथ वो एक दो रिपोर्ट्स में मैंने लिखा हुआ था वो शेयर करूंगा, ठीक। तो ये हमेशा डोनर एजेंसीज हमारी हेल्प करती हैं, ठीक। बट हम क्या करते हैं, कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो उनके पेड इम्पैक्ट्स पे आना शुरू हो जाते हैं। जिसमें एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल हमारी तबाह हो जाती है। जब भी ये आते हैं क्या करते हैं, ये डोनर एजेंसी कहते हैं कि हम तो आपको पैसे दें, वापस कैसे करेंगे। वो वापस लेने वाली भी स्कीम पूरी बना के हमें देते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके साथ कंसल्टेशन के साथ प्रोग्राम बनाते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट MOU साइन होता है प्रॉपर। तो ये बिल्कुल उस तरीके से बनवाते हैं कि आप एक्सचेंज रेट को कम मतलब डिवैल्यूएशन ऑफ मनी करेंगे, ये चीजें करेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपको वो भी आंसर करते हैं, जी।